तो दोस्तों आज हो गया 26 दिसंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके शरीफ आप खबर शुरू करते हैं और सुबह चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि चीन पाकिस्तान मिलकर तैयारी कर रहे हैं और अगर युद्ध हुआ तो दोनों देशों के खिलाफ होगा। आपको बता दें कि यूट्यूब पर जारी वीडियो में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सशस्त्र बलों के दिग्गजों के साथ बात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं, कोई भी युद्ध होगा तो वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। ऐसे में देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। चीन में जारी कोरोना के कहर के बीच भारत में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। देश के 8 जिलों में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार 5% से ज्यादा है। वहीं भारत में 3 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां कोरोना 1% से अधिक रफ्तार से बढ़ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में कोविड-19 की औसत राष्ट्रीय दर अभी 0.21% के सामान्य स्तर पर है। उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का कहर जारी है। फिर चाहे कश्मीर हो या दिल्ली, न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में शीतलहर भी चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए कुछ राज्यों में कोल्ड डे और शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को हरियाणा के जिंद में एक किसान महापंचायत का आयोजन करेगा। एसकेएम नेताओं ने इस संबंध में शनिवार को करनाल में हुई एक बैठक के दौरान निर्णय लिया है। बैठक में राकेश टिकैत, दर्शन पाल और जोगिंदर सिंह समेत कई किसान नेता शामिल हुए। दर्शन पाल ने बताया कि उत्तरी राज्यों की महापंचायत 26 जनवरी को जिंद में होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों के कर्तव्य, साहस और सामाजिक योगदान को नमन किया है। कोरोना संक्रमित होकर दिवंगत हुए पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड काल में दिवंगत लोगों के परिजनों को हर जरूरी मदद का संकल्प दोहराया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को कानपुर पहुंचे। इस दौरान वे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जयंती पर नेहरू नगर में गोष्ठी को संबोधित किया। हालांकि डिप्टी सीएम ने अपने भाषण में कांग्रेस और सपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ट्वीट करने तक की फुर्सत नहीं है। ये उनके संस्कार को बताने के लिए काफी है। बिहार में जहरीली शराब से मौत और शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। इसी कड़ी में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश सरकार से 7 सवालों का जवाब मांगा है। सुशील मोदी ने कहा है कि सरकार को ईमानदारी से इन सवालों को जवाब देना चाहिए ताकि शराबबंदी लागू करने में जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा जा सके। अंकिता हत्याकांड को लेकर हरीश रावत का 24 घंटे होगा धरना। पुष्कर सिंह धामी सरकार को घेरने का बनाया प्लान। जी आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोमवार को अपना 1 दिन का धरना देने जा रहे हैं। हरीश रावत सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि गांधी पार्क में ही धरने पर डटे रहेंगे। नेपाल में हिंदू राजशाही के खिलाफ 1 दशक तक लंबा विद्रोह करने वाले पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। एक पूर्व उग्र माओवादी गुरिल्ला की पहचान रखने वाले प्रचंड का राजनीति में आकर शीर्ष पद तक पहुंचने का सफर बेहद दिलचस्प है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा कोर्ट ने शनिवार को शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट के इस आदेश पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मैं प्रमुख सऊद्दीन ओवैसी ने ईदगाह परिसर में सबूतों की जांच के लिए आयुक्त नियुक्त करने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघ परिवार की शरारतें बढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से कश्मीर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक हम अपना दिल बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि पूर्व में हमसे गलती हुई थी, तब तक हम भविष्य नहीं बना सकते। कश्मीरी भी खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानेंगे। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने इस दौरान चीन के साथ हुई झड़प पर भी टिप्पणी की है। फारूक अब्दुल्ला ने तवांग में हुई झड़प का जिक्र करते हुए कहा है कि हम इस पर संसद में चर्चा चाहते थे। कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा सोनिया गांधी की न्यायपालिका से जुड़ी एक टिप्पणी को अनुचित करार दिए जाने के बाद शुक्रवार को धनखड़ को पत्र लिखकर कहा है कि आज लोकतंत्र में नहीं बल्कि उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों में विश्वास की कमी है। पार्टी महासचिव और राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को लिखे पत्र में ये आरोप भी लगाया कि मौजूदा सरकार ने न्यायपालिका के कामकाज में दखल देने और न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को बदलने का प्रयास किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को इटावा में साफ किया है कि चाचा शिवपाल यादव को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। ये भी कहा है कि पार्टी का संगठन बनने पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट जीतने से गदगद अखिलेश यादव ने दावा किया है कि मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया है। अब गुजरात मॉडल वाले मैनपुरी मॉडल पर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी मॉडल की तरह जमीन पर उतरकर संघर्ष करेगी और चुनाव लड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच भारत में तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान सावधानी बरतने, अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था पर फोकस करने की बात कही गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को दावा किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है, जिसके चलते वो इसे कोई न कोई बहाना बनाकर रोकना चाहती है। उन्होंने पार्टी के प्रस्तावित हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों के संदर्भ में बुलाई गई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक में ये टिप्पणी की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दिल्ली सरकार के कामों में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि एलजी साहब सरकार के रोजमर्रा के कामों में दखलंदाजी कर रहे हैं। पत्र में उनकी ओर से ये आरोप भी लगाया गया है कि एलजी दिल्ली सरकार के मंत्रियों को साइड करके सीधा अफसरों को आदेश दे रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने राजस्व विभाग में 10,000 से ज्यादा पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अब इन पदों पर नए सिरे से नियुक्ति होगी। ये नियुक्ति अब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। कैबिनेट ने पिछले दिनों नियुक्तियों की नई नियमावली को मंजूरी दी थी, उसी को देखते हुए प्रक्रिया को रद्द किया गया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम बिहार में भाजपा और महागठबंधन को चुनौती देने के लिए तीसरे मोर्चे के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने लगी है। एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल ईमान ने दावा किया है कि एमआईएम बहुत जल्द बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने जा रही है। इसके लिए समान विचारधारा की पार्टियों से बातचीत भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इसका स्वरूप भी सामने आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कथित भ्रष्टाचार के लिए केंद्र द्वारा खिंचाई किए जाने के बाद गलत तरीके से बांटी गई मजदूरी के लगभग 52.3 लाख रुपए की वसूली की है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की रिपोर्ट के मद्देनजर आया है। बनते ही बिखरने लगी गुलाम नबी आजाद की पार्टी। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की पार्टी बनते ही बिखरने लगी है। आजाद ने गुरुवार को पूर्व मंत्री ताराचंद सहित 3 सीनियर नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। रिपोर्टों के मुताबिक गुलाम नबी आजाद ने अपनी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से जिन नेताओं को निकाला गया है उनमें पूर्व मंत्री ताराचंद, मनोहर लाल और पूर्व विधायक बलवान सिंह शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुरुवार को एक हाई लेवल बैठक की और देश में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने अधिकारियों से किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने को लेकर आगाह किया है और कोरोना मामले की कड़ी निगरानी की भी सलाह दी है।